वो जो ना, एक तो देखो पहले थोड़ा सा पीछे का रिकॉल ये कर लो कि 14 से 18 तक आर्टिकल कहाँ तक थे। वैसे तो हमने पहले क्या देखे, फंडामेंटल राइट क्या है, 12 से 35 तक हैं, ठीक है ना, ये तो पढ़े ना। और ये भाग कौन से में आते हैं संविधान के, भाग 3 में, ठीक। और आर्टिकल 12 से 35, फिर हमने देखे इसी में 12 से 35 में हमने 12 देखा और 13 देखा। 12 क्या देखा था हमने, 12 देखा था कि 12 में राज्य की परिभाषा है कि राज्य किसे आप कहोगे, जब जहाँ जहाँ लिखा होगा राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो राज्य कौन है। 13 में हमने देखा क्या, विधि के बारे में, कि संविधान से पहले की विधि ऐसी नहीं होगी जो एफआईआर को कम या समाप्त करेगी, जितनी कम या समाप्त करेगी तो उल्लंघन की सीमा तक वो शून्य करार हो जाएगी। इसी में हमने 2 सिद्धांत देखे थे, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का, डॉक्टर ऑफ सेवरिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का बोलेंगे ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत। 13 हो गया। 14 से 18 कौन सा अधिकार हो गया, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, बोलो जल्दी। 19 से 22 हो जाएगा, फिर कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 22 के बाद 23-24 में, 23 और 24 तो थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से 28 या 29 तक, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29-30 में हमने देखा था क्या था, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। और फिर 31 हमने देखा था क्या, ठीक है। और 32 फिर हमने देखा क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब बच्चे हमारे ये हम ऐसे पढ़ते हैं, इसमें भाग मतलब 6 प्रकार के बांट दिए थे। एक प्रकार ये, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार के वर्तमान में हमारे पास एफआर हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमारे 12 से 35 तक की बात हुई थी, 33, 34 और 35 ये आर्टिकल, और हमें समझना है कि 33, 34, 35 क्या कहता है, तो इसको और जल्दी समझ लेते हैं, ठीक। तो ये वाला आर्टिकल 33 में देखो, बस लिख ही लेना आप लोगों ने, बाकी लिख भी लेना, 4 जितना रह गया होगा। तो ये आर्टिकल 33 क्या कहता है, 4 प्रकार के व्यक्तियों के एफआर यानी कि मौलिक अधिकार हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति होंगे। अब मतलब जो हमने लिखा है इसमें तो बहुत सारे व्यक्ति अलग भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकार के व्यक्ति बात कर रहे हैं, यानी कि नहीं 4 व्यक्ति, मतलब उस 4 प्रकार के व्यक्तियों को एफआर यानी मौलिक अधिकार राज्य सीमित कर सकता है, यानी कि जो राज्य है वो आपके जो मौलिक अधिकार है वो रोक सकता है। आप ऐसे क्या मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत आप रिट जारी करवा लेते थे कि भाई हमारा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 4 प्रकार के व्यक्तियों को हम रोक सकते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, सशस्त्र बल के सदस्य, सशस्त्र बल में सेना उना में होते हैं ना, जैसे इस टाइम क्या बात चली देखो कि बीएसएफ है, मतलब जो बांग्लादेश है उसके आसपास की जो फोर्स लगी है बॉर्डर पे, वहाँ बीएसएफ लगी है, ठीक है। तो जितनी लोगों की छुट्टियाँ पे लोग गए हुए थे सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, सबको बुला लिया गया। जो लोग छुट्टियों पे हैं, जो किसी इमरजेंसी पे कहीं पे किसी काम पे भी गए हैं, उन सबकी छुट्टी कैंसिल करके फटाफट वहाँ पे बुलाया गया बॉर्डर पे, और बहुत टाइट कर दी गई सीमा वहाँ पे, ठीक है। तो वो कह रहे नहीं हमारा अधिकार है ये, ठीक है। उनका कोई भी अधिकार हो तो उस टाइम अधिकार वगैरह नहीं देगा, आप सशस्त्र बल में आए, सशस्त्र बल के आप सदस्य हैं, तो आपके अधिकारों को राज्य सीमित कर सकता है, ठीक है। ये वाला बांग्लादेश का मुद्दा आप समझ रहे हो। उस टाइम बहुत टाइट सिक्योरिटी कर दी गई कि आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना वहाँ पे ना हो जाए, किसी प्रकार से जो अराजक तत्व हैं जो मतलब इसका फ़ायदा उठा लेंगे, मतलब जहाँ पे दंगे वगैरह चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा के भी कुछ लोग भारत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं ना। भारत में भी ऐसे जो सरकारें वगैरह उनको पलटने की कोशिश की जा सकती है, और कुछ नहीं पता कि बाहर से फंडेड भी होते हैं ऐसे करके ये सब दंगे वगैरह, चुपचाप से कहीं फंड आता है और फंड उनको मिलता है। जो लोग दंगे वंगे कर रहे हैं उन्हें भी खाना वाना तो खाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतने दिन तक राइट करते रहते, इतने दिन तक मतलब लड़ते रहते हैं, तो कहाँ से आता है, तो कहीं ना कहीं से कोई फंड मिलता रहता है। तो वो चीज़ हमें नहीं पता, इसलिए बहुत कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, एक भी हल्की सी हम कोई कदम पीछे न हट जाए, तो इसलिए बहुत अच्छे से जो भी सशस्त्र बल के सदस्य बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, उनकी सबकी छुट्टी वगैरह कैंसिल करके उनको बुला लिया जाए, तो वो अपने अधिकार उनके वहाँ पर थोड़े बहुत मारे गए होंगे, छुट्टी पर ले ली होगी, वो किसी काम से गए होंगे, तो इसलिए राज्य सीमित कर सकता है। कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति, अब वो भी जो वहाँ पे लोकल एरिया को कानून व्यवस्था लागू कर रहे होंगे, जो उनके भी वो अधिकारी वगैरह वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनके भी ऐसे ही अधिकारी, ऐसे ही आप इससे समझ सकते हो। आसूचना का मतलब क्या होता है, जो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं ना, कि इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस, मतलब जैसे गुप्तचर होते हैं, जासूस वगैरह जो लोग होते हैं, जासूस होते हैं जो, वो उन लोगों को बोलते हैं आसूचना वाले, कि चुपचाप पता खबर करनी है। तो उनके तो अधिकार बहुत मारे जाते हैं कि आपको अपना चेहरा नहीं बताना, नाम नहीं बताना है, आप कहीं टहल रहे हो भाई, किसी दूसरे देश में भेज दिया जाता है उनको चुपचाप, और आप वहाँ की खबर निकाल के लेके आते हो, है ना। तो उनके अधिकार बहुत सारे, उनके अधिकार भी है। तो उनका अधिकार एक हो गया अपना नाम लेने का अधिकार, उनको नाम ही नहीं बताया जाता है। आप अपने फैमिली में रह रहे हो, आपने देखी कई मूवीज़ वगैरह देखोगे, फैमिली में रहते होते हैं लेकिन सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो अलग से, तो वो जासूस होते हैं,
पता नहीं चलता है कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या उनके अधिकार भी आसूचना सेवाओं से संबंधित जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको कह दिया जाएगा कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, ऐसे हो सकता है, मना कर दिया जाए तुम वहाँ नहीं जा सकते। उनसे ये भी कह दिया जाएगा तुम अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी, तुम्हें ऐसी जगह यहाँ पे काम करना होगा, तो उनके अधिकार वगैरह छोड़ देंगे। और फिर क्या है, आवश्यक, ये समझ में आया आसूचना वाला, यानी जासूस वगैरह इंटेलिजेंस वगैरह लोग होते हैं। आवश्यक दूरसंचार सेवाओं से संबंधित व्यक्ति, ठीक। अगर आवश्यक दूरसंचार का मतलब क्या होता है, और ज़रूरी है। और दूरसंचार का मतलब क्या है, ऐसे कर जो इधर से उधर जाते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, 100 नंबर डायल वगैरह हम करते हैं, अब 102 नंबर हो गया, 112 हो गया, ठीक है। और या फिर जैसे फायर ब्रिगेड वाले हो गए, अग्नि वाले, ठीक। ये लोग जो हैं इनके भी अधिकार सीमित करे जा सकते हैं, ठीक। आपको भाई अपना कोई काम कर रहा है, लेकिन आप इन चीज़ों में हो, अगर एम्बुलेंस वगैरह में आपको अपने अधिकार थोड़ा सीमित करके दूसरों को काम करना होगा, ये राज्य ऐसा करवा सकता है, ठीक है। अब मतलब प्राइवेट एम्बुलेंस है किसी की तो अलग बात है, उसमें अलग, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस चल रही है तो सरकार करवा सकती है। प्राइवेट वाला हो सकता है कि आप फ़ोन कर रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल, वो सो रहा है मस्ती में, ठीक, होता है भी कई बार ऐसा, ठीक है। लेकिन ये सरकारी में लेकिन ज़्यादा होता है ये भी ध्यान रखना, प्राइवेट वाले और जल्दी आ जाते हैं। लेकिन क्या है, सरकार ऐसा कर सकती है, जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हमने बात कर ली ना कि व्यावहारिक तौर पर बहुत अलग चीज़ें, हम खाली लिखने के तौर पर समझ रहे हैं कि है क्या चीज़ें। ये 4 व्यक्ति समझ में आ गए, लिख तो लीजिए, लेकिन इसको समझ में भी आ गया। सशस्त्र बल के वाला बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल ले लेना, और कानून व्यवस्था लागू करने वाले, आपको समझ में आ रहा है, अब तो लिख के बैठ गए है ना अब तो क्या है। और इंटेलिजेंस वाले लोग हो गए, आवश्यक सूचना दूरसंचार, इसमें चाहे ब्रैकेट में ऐसे लिख भी लो, जैसे एम्बुलेंस वगैरह लिख लो, ठीक है। एम्बुलेंस है ना, वही डायल 102 112, ठीक है, 100 नंबर 102 112, और ये क्या फिर जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह, ये सब ऐसे लिख लो आदि करके। तो ये आवश्यक दूरसंचार ऐसे में आ जाएगा आपको कि सेवा में जो लोग जुड़े होते हैं इनके मौलिक अधिकार राज्य सीमित कर सकता है, ठीक। ये चल रही, अब चल रही, ठीक है। ये 32 33 हो गया, 34 वो 35 है, पहले 34 पढ़ लिया हम, ठीक। इसमें एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड लिख लिया। अब 34 वाले में क्या हो जाएगा, 34 वाले में क्या है, इसमें बात करें यदि किसी क्षेत्र में सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ, ठीक, लागू हो तो उस क्षेत्र में FR यानी कि मौलिक अधिकार कम या समाप्त किए जा सकते हैं। आर्टिकल 13 क्या कह रहा था, आर्टिकल 13 कह रहा था कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा कि जो मौलिक को कम या समाप्त कर दे, ठीक है। और क्या है, ये संविधान से पहले भी कोई अगर ऐसी विधि होगी तो उसको भी उल्लंघन की सीमा तक शून्य करा जाएगा, ऐसी बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, FR को कम या समाप्त किए जा सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन वो किस कंडीशन में, सैनिक कानून, अगर किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लगा हुआ है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में FR को कम या समाप्त किया। FR का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार, ऐसे हमने शॉर्ट में लिख दिया, जगह थोड़ी वैसे बचती है ना। अब ये आर्टिकल 34 ने ऐसे कहते दी बात, तो सैनिक कानून किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो संविधान में परिभाषा दी गई, संविधान में परिभाषा ही नहीं कहीं पे भी कि सैनिक कानून को डिफाइन कराओ। जैसे हमने देखा ना समाजवाद किया गया, समाजवाद को देखा संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने कौन से केस में, DS नकारा केस, कब हुआ, 82, ठीक है, 1982 में समाजवाद को 4 बिंदु बताए, कौन कौन से, अब अमूमन मतलब हाँ, आय की असमानता को कम करना, ठीक है, और जो जीवन स्तर के असमानता को कम करना है, ठीक है, और मजदूर और वंचित वर्गों को कल्याण करना और शोषण की समाप्ति करना, ये 4 बिंदु बताए थे। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित कर दिया समाजवाद को, यानी भारतीय समाजवाद को। ऐसे सैनिक कानून क्या है, जो संविधान में परिभाषित नहीं है, कानून संसद ने कोई कानून भी नहीं बनाया कि सैनिक कानून को बता दें कि सैनिक कानून किसे कहेंगे। लेकिन राजनीति विज्ञान चलता है अलग से, ठीक है। उस राजनीति विज्ञान में हमने देखा था समाजवाद को, हमने देखा था कि समाजवाद को हमारे मतलब एक अलग तरीके से बोलते हैं, तो हमने यूरोप में देखा था कि यूरोप में कैसे समाजवाद को देखते हैं और राजनीतिक विज्ञान में कैसे करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है, ये इसमें सैनिक कानून को डिफाइन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान के अनुसार सैनिक कानून किसे कहते हैं, यदि सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ और शस्त्र के साथ कोई विद्रोह हो रहा हो, ठीक है, और गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध का मतलब कि आपस में ही, मतलब आपस का मतलब जो जैसे बांग्लादेश में इस टाइम बीच में छिड़ गया था, श्रीलंका में छिड़ गया था, गृह युद्ध हो जाता है कि आपस में जनता और सरकार लड़े पड़ी लड़े, इसे बोलते हैं गृह युद्ध, यानी जनता सरकार के खिलाफ गृह युद्ध कर दे, ठीक है। तो ये बोलेंगे क्या, गृह युद्ध मतलब अपने घर में लड़ाई हो गई, ठीक। जैसे दूसरे से लड़ाई दूसरे देश से हो रही बोला गया, आपस में लड़ाई हो गई तो गृह युद्ध हो गया। फिर आतंकवाद तो समझ में आता है आपको, आदि के कारण, यानी इन सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध, आतंकवाद आदि के कारण कोई क्षेत्र घोर अशांति, उसमें बहुत ज़्यादा अशांति का शिकार हो जाता है, ठीक है, और भारत की अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इतना ज़्यादा वहाँ पे केओस मच गया, इतना ज़्यादा मच गया कि अब भाई यहाँ पे जो लोग मांग कर देंगे कि हम भारत की अखंडता टूट जाएगी यहाँ से, ठीक है, हो जाता है, तो वह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है।
मतलब वहाँ पे पहले पुलिस वगैरह काम कर रही है लोकल लेवल के, ठीक है, पाँच हर राज्य में सेना थोड़ी ना, यूपी में बहुत ज़्यादा सेना थोड़ी उतर रही है, लेकिन यूपी में इतनी ज़्यादा अगर हो जाए, इतनी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हो जाए तो फिर सेना उतार दी जाती है। जैसे देखते हैं कोई रैली वगैरह निकलती है बहुत सारी, मतलब कांवड़ के टाइम पे समय तो सेना आ जाती है अलग से, वहाँ की लड़ाई वगैरह ना हो जाए, कि लड़ाई हो जाएगी तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाएगी। तो ऐसे करके, तो इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा दिख रहा है घोर अशांति का, तो वो क्षेत्र सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है। बाकी लोकल पुलिस टाइम लोकल पुलिस की सीमा कर दिया था कि अब आप रुको, अब ये संभालेंगे, ठीक है, दे दिया जाता है। या उस क्षेत्र में सेना की शक्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं। अगर उस क्षेत्र में पहले से सेना है, या जम्मू कश्मीर लगा बॉर्डर पर लगी लगाई सेना है, तो वो खाली उनकी सेना, फिर उनकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी कि आपकी शक्तियाँ अब ये भी बढ़ गई, अब आपको ये भी काम करना है, समझ में आया? जहाँ पहले से सेना मौजूद है तो उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी और शक्ति। और अगर ऐसा कोई कानून लाएगी तुरंत ही कि भाई आपकी शक्तियाँ बढ़ाई, इससे संबंधित कानून को सैनिक कानून कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या था कि जब 370 आर्टिकल हटाना था, आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा मोटा मोटा सुना है, तब वो हटाना था, तो वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर अमरनाथ की यात्रा निकलती है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी सेना को भेज दिया गया था। तो लोगों को लगा कि अमरनाथ की यात्रा पे कुछ ऐसा अटैक वटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो सेना की वहाँ पे शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। और जम्मू कश्मीर में अमूमन थोड़ी शक्तियाँ और मुताबिक बढ़ा दिए जाते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कोई खतरा वगैरह की बात है तो वहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे अगर कोई कानून पास होता है उस टाइम के लिए, तो उस कानून का बोलेंगे सैनिक कानून बोलेंगे। यानी कि समझ में आया, कोई ऐसे कंडीशन हो रही हो, आतंकवाद गैर की कंडीशन बन रही हो, तो वहाँ पे कोई अगर कोई एरिया, कुछ क्षेत्र घोर अशांति में हो रहा है और उससे हमें उस ऐसी अशांति बढ़ जा रही है जिससे भारत की अखंडता, यानी भारत टूट सकता है, भारत की अखंडता के लिए खतरा बनना है, तो वह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में दे दिया जाएगा। अगर सेना पहले से ही मौजूद है वहाँ पे, तो सेना की शक्ति और बढ़ा दी जाएगी। इससे संबंधित किसी भी कानून को हम क्या बोलेंगे? सैनिक कानून बोलेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे कि 1958 में के आफ्सा कानून थे, आफ्सा कानून ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट एरिया, यानी नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तरी, उत्तर पूर्वी, ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी भारत का उत्तर मतलब उत्तर और पूरब, तो वो नागालैंड, मिजोरम, असम वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले, ये ना, तो ये। और इसका आफ्सा की फुल फॉर्म लिख लो, आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस यहाँ लिख दूँ, स्पेशल पावर एक्ट, ARMED, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो 1958 में क्या हुआ, ये आफ्सा कानून है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में लागू कर दिया गया। तो नॉर्थ मेजरली कहाँ पे? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार से सटे हुए एरिया है, ठीक है, ये म्यांमार से सटे हुआ है, तो वहाँ पे 1958 में लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये आर्म फोर्स यानी उनकी सैनिक की थोड़ी शक्तियाँ, अब हालांकि इस कानून के बारे में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा तो बताते हैं कि इस कानून के बारे में जब सैनिकों की जब शक्तियाँ बढ़ा दी गई तो इसके ऊपर भी बहुत आरोप लगे कि इसमें सैनिकों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे आता है केस वगैरह बहुत आए थे, मतलब वहाँ पे जो ऐसे ना बैनर लगा के लोग खड़े हो जाते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं, स्लोगन लिख देते टाइप में। तो इस कानून के बारे में जब पढ़ोगे तो इसलिए इस कानून ये बहुत कानून विवादित कानून है। मतलब सैनिकों की जब शक्ति बढ़ा देंगे तो ऐसा माना गया कि सैनिकों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार भी लोगों के साथ किए हैं। कुछ ऐसे ये भी आर्टिकल आए हैं कि वहाँ की महिलाओं के साथ रेप वगैरह भी किए गए सैनिकों ने, ठीक है। ये थोड़ा सा कानून विवादित रहा है, बहुत ज़्यादा कानून विवादित रहा है, लेकिन क्या है, इस कानून को लागू करने से सैनिकों की शक्ति असीम, वहाँ पे एक तरीके असीमित लेवल है। वो किसी के घर में घुस जाकर किसी को पकड़ सकते हैं, किसी को शक कर सकते हैं कि तुमने ऐसा करा, और आपको उस कानून के तहत कुछ नहीं कर सकते। इस कानून पर एक आध मूवी भी आई, थोड़ी बहुत देखोगे समझोगे, बहुत विवादित कानून रहा है। अच्छा भी है एक हिसाब से कि भाई अब जब वहाँ पे बहुत लोग ऐसे, हमें पता ही चल रहा है किस घर में कौन कहाँ पे छुपा है जो हमारे ऐसी एक्टिविटी कर सकता है भारत के लिए अखंडता के, मतलब उस पर सवाल खड़ा कर सकता है। तो सैनिकों को शक्ति देनी पड़ेगी। अब ना सैनिक बार पहले परमिशन लेने जाएँ किसी से, मजिस्ट्रेट से, आसपास से, वहाँ पे भाई हमें यहाँ पे सर्च वारंट मारना है, तब तक उसे पता चल गई, वो परमिशन लेने के वो वहाँ से भाग गया। ऐसा भी तो सकता है, हमें जैसे हिंट तो थोड़ी देर के लिए मिलती है, फटाफट तो तुरंत हिंट मिलती है, तुरंत हमें पहुंचना पड़ता है, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्रक्रिया फॉलो करोगे बहुत सारी लंबी, तब तक वो भी एक्शन ले लेंगे। उनके पास भी तो हिंट वाले चीज़ होंगे कि भैया उनमें उन्हें खबर लग गई, यहाँ से हटो वहाँ से हटो, तो वो लोग भी मूव कर जाएंगे। तो इसीलिए क्या उन्हें फटाफट एक्शन लेने की शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। फिर वही बात है, किसी के पास एक स्लोगन चलता है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास बहुत सारी पावर आ भी जाती है तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। लेकिन वहाँ पे बताया गया कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का दुरुपयोग भी कर दिया, तो ये कानून विवादित इस मामले में रहा। लेकिन हमें समझने के तौर पर क्या समझना, सैनिक कानून के तौर पर समझना, 1958 में ये कानून नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जैसे नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम आदि ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, और यहीं पे ज़्यादा ये विवादित कानून भी हो गया था। फिर 1983 में यही कानून पंजाब, चंडीगढ़ में लगा दिया गया, 14 साल के लिए लगा दिया गया, 14 साल के बाद हटा दिया गया था। मतलब शुरुआत में नहीं कहा था कि 14 साल के लगाया जा रहा है, लेकिन 14 साल बाद, 14 साल कब हो जाएंगे इसमें, 1997 में इसको हटा दिया गया, ठीक।
1990 में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर पे आपसे कानून लगा दिया गया, ठीक है, ऐसे करके। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। समझ में आया? सैनिक कानून समझ में आया? यानी कि बताएं 34 आर्टिकल कह रहा है यदि किसी क्षेत्र में सैनिक कानून है तो उसके FR कम या समाप्त किए जा सकते हैं वहाँ के नागरिकों की। अब वहाँ के नागरिक ये नहीं कह सकते। अब वही बात है ना, वहाँ के नागरिकों को कोई खबर ही नहीं थी, सैनिक वहाँ पे दुरुपयोग कर रहे होंगे अपनी शक्ति का अगर, ठीक, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो नागरिक होंगे वहाँ कहेंगे हमारा अधिकार है ये, तो वहाँ पे आपके अधिकार तो वैसे ही कम या समाप्त कर दिए गए बहुत सारे। और ये कम या समाप्त ये नहीं लिखा है कितने कम या कितने कम समाप्त कर दिए जाएंगे, वो उनका रूल चलेगा वहाँ पे। क्या है, समझ में आया? 34। तो ये भी हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा। भारत से 35 तो हमने ध्यान रख लिया, वाह भाई हमारी ये आर्टिकल है वो आर्टिकल है, लोग भारत से 35 तक याद रखते हैं, लेकिन 34 आपको बहुत सीमित कर रहा है। किसी राज्य की हिल गई, किसी राज्य में आगे सेना, जैसे बांग्लादेश में हो गया, अब वहाँ के लोगों के अधिकार बचे ही नहीं बिल्कुल। वाकिर वाकिर नाम के व्यक्ति ने, वाकिर उज़्ज़मान करके व्यक्ति वहाँ के अब वो संभाल रहे हैं। वो बोल गए, मतलब ऐसा बताया गया था, बांग्लादेश की PM जो शेख हसीना जी हैं, उनसे कह दिया गया आपके पास 45 मिनट हैं, 45 मिनट, फटाफट निकल लो जल्दी से। प्राइम मिनिस्टर कोई बिल्कुल हेड है, वही जो बिल्कुल हेड है आपके गवर्नमेंट मतलब पूरे देश का, उससे सेना क्या कह रही है कि आपके पास 45 मिनट है, जल्दी निकल लो, फटाफट निकल। तो वो जल्दी जल्दी निकली, जैसे तैसे बचते के निकली। उनके पूरे ऑफिस, उनके पूरे घर में सब जनता पूरी घुस गई मारने के लिए, वो जैसे जान बचा के भागी। हेलीकॉप्टर से उनको लेके आएगा, भारत लेके आएगा, फिर उनको हिंडन एयरवेज है वहाँ पे सेफली रखा जाएगा। लंदन जाने की बात चल रही थी, जा नहीं पाई थी फिर, तो भारत में फिर कुछ टाइम रुकी। लेकिन कोई ऐसे सेना का जिसको पर भरोसा करा जा रहा है, जैसे भारत में अगर मान लो सेनापति आर्म फोर्सेज है, ये CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कल को कहते हैं कि भैया जल्दी निकल लो आप, 45 मिनट के अंदर इतनी नहीं कर पाता कोई समाप्त। 45 मिनट बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको कहाँ जाना है ये भी तो पता है। कोई देश दूसरे शरण देगा नहीं देगा तुम्हें, कोई दूसरा देश ऐसे नहीं आ सकते आप, बिना किसी को कॉल करे आप देश में नहीं जा सकते किसी को, और वो भी ऑफिशियली नहीं जा सकते हो, इन ऑफिशियल तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तो वो 45 मिनट, और उसने बोल दिया कि आई एम द इंचार्ज नाउ, उसने ठीक से मतलब प्रेस रिलीजिंग में बोल दिया कि आई एम द इंचार्ज नाउ, मतलब मेरे दिन अंदर देश आएगा। उन्होंने बोल दिया कि मैं इंटरिम गवर्नमेंट बनाऊंगा एक अर्से, और उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों की जनसंख्या की वहाँ पे क्या है, जो उनके अधिकार तो बिल्कुल गए। और म्यांमार में कितने सालों से चल रहा है, हो गए म्यांमार 2-3 साल आराम से हो गए। म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ के देशों में ऐसे हालत चल रही है। पाकिस्तान में तो फिर रहती है, वहाँ पे आर्मी टेक ओवर कर ही लेती है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फांसी तक लगा दी गई है। तो ये कंडीशन बहुत बुरी है। तो कभी भी ऐसा हो जाएगा और आपके अधिकार सब सीमित, जिन्होंने यहाँ पे बल्ले बल्ले हमें लग रही है कि यहाँ पे अच्छा है, हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ ऐसे कम हम नहीं लड़ सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल पाएगा इसमें कुछ, फिर बोलेगा उनके पास पावर्स हैं, गन है, उनके पास सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं ऐसे, मतलब ऐसा केस हमारे साथ भी एक आया था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, सैम एरेक्शॉ, मैंने बताया था एक बार पहले भी, तो वो उनको लगा था कि सैम एरेक्शॉ बहुत पावरफुल हो गए, तो इंदिरा गांधी को लगा था एक बार कि कहीं ये टेक ओवर ना कर ले, कू ना कर ले। इंग्लिश में बोलते थे कू, तो स्पेलिंग क्या है इसकी, COUP, ठीक है, बोलते कहते कू बोलते हैं। और मतलब इस कू का मतलब होता है तख्ता पलट, इस कू का मतलब होता है तख्ता पलट, यानी सैनिक, अगर सैनिक शासन होता है वो सरकार को हटा के कर ले, तो वहाँ की जैसे बोलेंगे कू बोलेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो जैसे म्यांमार की वो क्या है, प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वो नोबेल प्राइज़ विनर थी, उनको नोबेल प्राइज़ विनर मिला, वो उन्हें पुरस्कार मिला, वो नोबेल पुरस्कार। उनको सैनिक ने उठाया, जेल में डाल दिया, वो जेल में अभी भी। शेख हसीना को तब भी कह दिया 45 मिनट देर निकल लो आप, उनको जेल में डाल दिया। एक IR सब्जेक्ट हम थोड़ा पढ़ेंगे, IR सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, कि भारत के दूसरे देशों से कैसे कैसे रिलेशन है, तो हम समझेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे उसमें। लेकिन क्या है कि ऐसे करके जब कंडीशन हो जाएगी, ऐसे करके भारत में हो गई, तो ये बात अगर देखोगे ना आप, अगर एशिया का मैप देखोगे, तो भारत अगर जहाँ बैठा हुआ है, भारत इधर पाकिस्तान है, इधर ठीक है नेपाल है, भूटान है, ठीक है, और ये म्यांमार, बांग्लादेश है, और ये चाइना है, और ऊपर अफगानिस्तान, ऐसे करके इन सब में आपातकाल भी चल रही है। अभी तक एक भारत ही एक देश ऐसा बचा है जिसमें डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही है, लोकतंत्र सर्वाइव कर रहा है, वोटिंग हो रही है, उसके बाद में कुछ चुना जा रहा है और अपनी सरकार चला रहा है। भारत में भी कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे गठबंधन की सरकार ये है, और मान लो फिर उनकी गठबंधन की सरकार बन जाती है उन लोगों की, ठीक है, जो उन्होंने अपना इंडिया नाम से कानून, इंडी भी बोलते हैं, उन्होंने ऐसा बना दिया, ऐसा अलाइंस बना दिया है, तो इंडिया अलाइंस बना दिया उन लोग, वो बन जाते तो और ज़्यादा केओस मच जाता। तो हो सकता है सेना फिर टेक ओवर कर ले, नहीं कर ले, कुछ गारंटी नहीं कुछ भी। हालांकि सेना अपनी भारत की बहुत अच्छी है, उनका ऐसी कोई मंशा कभी नहीं रही है और ना कभी होगी भी आगे, लेकिन और देशों में ऐसा हो रहा है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 34 ऐसे करके हमें ये एहसास दिलाता है कि वो जो है, जो अच्छा है, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। 34 समझ में आया। और फिर ये भी है, अगर इसमें कोई व्यक्ति है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमने ये पढ़ा, जब आपात उपबंध देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी जगह पे, वित्तीय आपात तक गया, कोई गृह हो गया, तो फिर आपके मौलिक अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे।
और ये भी अगर इतने मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, इस मौलिक अधिकारों में भी ऐसा नहीं है कि सबको नॉलेज है कि क्या प्रोसेस करनी है। अगर आपका मौलिक अधिकार को हनन करा है तो आप सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँचोगे? सीधे पहुँच जाओगे, सीधे घुस जाओगे, या कोई प्रक्रिया है वो भी नहीं पता किसी को। तो ये प्रोसेसिंग बहुत मतलब कह तो दिया संविधान अच्छा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको व्यावहारिक तौर पर उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये क्या है, ये नॉलेज होनी चाहिए सब लोगों के अंदर, तो नॉलेज ना कोई प्रोवाइड करा रहा है, ना पढ़ने की ऐसी जिज्ञासा है। ठीक है, तो पढ़ने की जिज्ञासा बनाने वाले व्यक्ति को थोड़ा जानकार रखते हैं, तो वो जानकार वाले अपने काम कर लेते हैं। दे दो। तो 34 समझ में आया? 34 ये समझ में आया कि असलियत ये भी है। ठीक, और ये देखो यहाँ ये लोग झेल चुके हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, चंडीगढ़, ये लोग सब झेल चुके हैं। ठीक है, तो ये लोग जब झेल चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कहीं भी हो सकता है। जबकि और बात चली थी कि थोड़ा नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत अभी एक ना बीच में हुआ था ना, मणिपुर वाला जो कांड हो गया था, आपने पढ़ा था? मणिपुर वाले जो हिस्सा ज़्यादा बढ़ गई थी, उसमें भी इस कानून को फिर से उछाला गया। वो भी एक बार हम कभी देखेंगे कि कितने बुरे तरीके से बात करिए। सैनिकों पे बहुत बुरे गंदे आरोप लगाए गए, सैनिकों पे जो भारत की सेना उस पर इतने बुरे आरोप लगाए गए। तो वो लाजमी है नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी करी कि ठीक ठाक है नहीं है। तो ऐसे आरोप भी लगते हैं जब शक्तियाँ जब बढ़ा दी जाती हैं तो आरोप लगते हैं। जैसे मोदी जी पर शक्ति बढ़ गई, उनकी पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट आ गई तो उन पर आरोप लगने लगे, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, तानाशाही वगैरह जा रहे हैं। तो और कम गठबंधन की सरकार है, कम वोट में है, तो इस साल थोड़ा सा मतलब लेवल में रहता है, ऐसे मानते हैं। तो 34 हो गया, 33 हो गया, 35 ये क्या है? 35 सिंपल एक छोटा सी बात है। हालांकि 35 में और बड़ी बातें लिखी हैं, क्लिष्ट भाषा है बहुत, हिंदी थोड़ी कठोर हिंदी लिखी है और अंग्रेजी तो और कठोर लिखी है, लेकिन मोटा मोटा उसका सारे क्या निकल के आ रहा है कि एफआर के संबंध में यानी कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। संसद में कौन कौन आता है? क्या बात करी थी? संसद में कौन कौन आता है? 1 2 3 लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी संसद, अब कोई बात है, संसद के बस में तभी तो रहेगा जब सैनिक कानून ना हो। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि ये 35 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 34 हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 34 विवादित भी कई चीज़ों पर रहता है कि यानी कि सैनिक कानून जहाँ पे लग गया तो वहाँ पे एफआरए कम। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कब आपके एफआरए कम या समाप्त हो सकते हैं, तो आपको आपात घोषणा वाले बताने पड़ेंगे। और ये आर्टिकल 34 बताने पर आर्टिकल 34 में एक पावर दी गई कि आपके मौलिक अधिकार है वो कम या समाप्त, और बहुत ईजी है ये। अभी कल लगा दिया सैनिक कानून, कोई बता दिया आपको, वो नोटिस कर दिया जाए आपके क्षेत्र में, एरिया में ये मतलब गतिविधि होने वाली लग रहा है, मैं आशंका, सैनिक शासन यहाँ लगाया जाता है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको लगेगा हाँ साथ कुछ हो सकता है भैया, और वहाँ पे आपको वो देगा आपके भाई ये मौलिक अधिकार हैं जो आपके आवागमन का है, जो वाला है ना 19 बंडी में, ये सब वो आपको बाधा रहित करिए, कुछ सीमा लगा दी जाती है, तो आप कहीं भी नहीं घूम सकते ऐसे, या किसी विशेष काम के लिए जाना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ वहाँ जा रहे हैं वगैरह, तो बता दिया जाएगा। तो उसमें उसी में हो सकता है ये सैनिक कानून लगा के इसके पीछे कुछ दूसरा काम करा जा रहा हो। ठीक है, ऐसे इसकी आड़ में, तो ये सब चीज़ें, तो ये हमें पूरा जब ज्ञान होगा हमें तो हम बहुत नॉलेज से बात कर सकते हैं। कहीं भी डिबेटिंग होगी तो हम बताएंगे एफआईआर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें ये भी देख रहे हैं सीमा भी तो लगा रही है। हमारी संपत्ति का अधिकार, एक हमारे पास अधिकार था कि हमारी संपत्ति हम रख सकते हैं, हमारे उसमें कुछ दिक्कत होगी संपत्ति को, तो हम क्या है संपत्ति का अधिकार, हम हमसे कोई हमारी संपत्ति छीनेगा तो हम चले जाएंगे। कल कोई कानून आया, उन्हें हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ फेंक दिया 300A में। अब वो संवैधानिक अधिकार का मौलिक अधिकार नहीं बना, अब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब क्या हमारी संपत्ति छीनी जा सकती है, और कल को आपको कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार हटा दिया सकता है एक हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम वही हवाले में हैं उसके, कि हम देख रेख करेंगे, अगर आपके मौलिक अधिकारों को ये छीना छानी करेंगे तो हम उसके संरक्षक हैं। बोला ना, सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक बताया। लेकिन फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक बार हमने एक आदेश देखा था, SC/ST वाला एक्ट देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि भैया जो आपका है कि जो आपने कह दिया कि बिना इसको बेल भी नहीं दी जाएगी, पढ़ा था कि SC/ST के एक्ट में अगर हम उठा लेंगे उसको, किसी व्यक्ति को खाली आरोप लगा दिया तो बिना बेल के आपको बेल नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बेल दे दो अगर कोई बेल मांग रहा है, ठीक है, और उसको कारण वगैरह बताओ गिरफ्तारी का। तो वो वहाँ पे क्या था, उनने सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि गलत चीज़ है, तब जो संसद थी उनने आदेश सुप्रीम कोर्ट का खारिज कर दिया, एक हिसाब से माने नहीं और उन्होंने अपना कानून लगा दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऊपर है भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारा रक्षक बना भी नहीं बना, ये अभी ऐसे टसल चलती रहती है, हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन हमें क्या है, दोनों चीज़ें हर चीज़, अच्छा पक्ष बुरा पक्ष दोनों हमें समझना पड़ेगा संविधान का अपने, और भारत, इसी से हमें भारत का बहुत अच्छे से मैप क्लियर होगा कि भारत में क्या स्थिति, क्या बनी हुई, क्या नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हमारे मौलिक अधिकार हो गए। अब मौलिक अधिकारों को देखेंगे, मौलिक अधिकारों का महत्व देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्यों अच्छे हैं, और हम देखेंगे मौलिक अधिकार की बुराई देखेंगे, मौलिक अधिकार में कुछ बुरा चीज़ है नहीं है, तो तुलना देखेंगे, अपनी राय देखेंगे बीच में। ठीक है, ये तो 12 से 35 पूरे हो गए, एक बार लिख लो।